रागिनी और सुमित्रा बाजार में एक दूसरे से टकराते हुए बोलती हैं। अरे अंधी है क्या? खुद को दिखाई नहीं देता और मुझे अंधी बोल रही है। अरे सुमित्रा तुम यहाँ कैसे? दो चोटी वाली रागिनी तुम यहाँ रहती हो? हाँ, ये मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। रागिनी और सुमित्रा दोनों ही बचपन की सहेलियाँ थी और कितने सालों बाद अब बाजार में अचानक दोनों मिली थी। रागिनी सुमित्रा को अपने घर लेकर जाती है। यहाँ बैठ, अपना ही घर समझ। नैन्सी, मोनिका, बेटा देखो कौन आया है। जी मम्मी कौन आया है? जरा देखो, सुमित्रा आंटी आई हैं। अच्छा मम्मी, ये वही सुमित्रा आंटी है ना जिनके बारे में आप हमें बचपन में बताती आई हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ बेटा, ये मेरी बचपन की सहेली सुमित्रा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। रागिनी, तेरी बेटियां तो एकदम एक ही जैसी दिखती है। एक जैसी शक्ल, एक जैसे बाल, एक जैसे रंग रूप। मोनिका और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। हाँ, कभी कभी तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों में। तुम तो जानती हो ना कि ये दोनों हमशक्ल हैं। अब मुझे इनकी शादी की टेंशन होने लगी है। दोनों जिद्दे भी बहुत है, कहती हैं कि एक ही घर में शादी करेंगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मेरे भी दो बेटे हैं, आलोक और पुनीत, और वो भी जुड़वा है। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी बेटियों की शादी मैं अपने बेटों से करवाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी सोच है। हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। लेकिन मैं अपनी बेटियों की शादी का फैसला खुद नहीं ले सकती। ये बात मैं उनसे पूछकर ही तुम्हें बताऊंगी। रागिनी ने अपनी बेटियों को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था और हमेशा उनकी जिंदगियों के फैसले उन पर ही छोड़े थे। इसीलिए वो शादी का फैसला भी अपनी बेटियों से बिना पूछे नहीं करना चाहती थी। और नैन्सी और मोनिका भी बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का कोई कहना नहीं टालती थी। फिर एक दिन रागिनी सुमित्रा के घर जाती है। अरे बातें तो हो गई, अपने दोनों बेटों को तो दिखा दे। सुमित्रा अपने दोनों बेटों को आवाज लगाती है। आलोक बेटा, पुनीत भैया को बुलाकर इधर आओ। अंदर से एक आवाज आती है। आया मम्मी। आलोक और पुनीत जैसे ही हॉल में आते हैं तो रागिनी पुनीत को देखते ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि आलोक जितना गोरा था पुनीत उतना ही काला था। लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। पुनीत को काला देखकर रागिनी चुप हो जाती है और दोनों ही लड़के बहुत समझदार और संस्कारी होते हैं। वो रागिनी को देखते ही उनके पैर छूने लगते हैं और वो अपनी सहेली सुमित्रा से बोलती है। सुमित्रा, ये दोनों तो मेरी बेटियों की तरह हमशक्ल हैं। सिर्फ रंग का फर्क है और तुमने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं इन्हें। इतना कहकर रागिनी चुप हो जाती है और मन में सोचती है, एक बेटा इतना गोरा और दूसरा इतना काला, ये हमारी मोनिका के साथ ऐसा लगेगा कि हंस के साथ कौवा हो। ऐसा सोचकर रागिनी हंसने लगती है और पुनीत उस हंसी को देखकर समझ जाता है और अपना सर नीचे झुकाकर चला जाता है। उसके बाद रागिनी अपने घर चली जाती है और घर पहुँचकर वो अपनी बेटियों से बोलती है, नैन्सी, मोनिका इधर आओ। जी मम्मी। हाँ मम्मी बोलिए ना। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम एक बार पुनीत और आलोक से मिल लो, फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। पर माँ, ये सच भी तो है कि हमने ये फैसला आप पर छोड़ दिया है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ माँ, दीदी सही बोल रही है। आप तो मिल आई हो ना उन दोनों से, तो आपको कैसे लगी वो दोनों? बेटा, मुझे तो आलोक अच्छा लगा, पर पुनीत बहुत काला है, अपनी मोनिका के साथ अच्छा नहीं लगेगा। और कल सुमित्रा अपने बेटे आलोक को लेकर घर आएगी, एक बार तुम मिल लो, अच्छा रहेगा। मैंने सुमित्रा को बोल दिया है कि पुनीत को भी लेकर आना, तो वो कल घर आ रहे हैं तुमसे मिलने। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे दिन सुमित्रा अपने बेटे पुनीत और आलोक के साथ रागिनी के घर आती है, जहाँ रागिनी उनका स्वागत करती है और अपनी बेटी मोनिका और नैन्सी को आवाज देती है। मोनिका, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ बेटा। मोनिका को लगता है कि उसकी बहन को देखने आलोक आया है, लेकिन साथ में पुनीत भी आया था। और जैसे ही मोनिका पानी के ग्लास को लेकर मेहमानों के सामने आती है, पुनीत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी मम्मी हैं। पुनीत के इतना बोलते ही मोनिका समझ जाती है कि उसकी माँ काले रंग को लेकर जिसका मजाक बना रही थी वो कोई और नहीं पुनीत था। और पुनीत और मोनिका एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी अच्छी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें पता भी ना चला। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए और आज अचानक ही सामने आ गए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कैसे? मम्मी, पुनीत और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। दीदी, ये वही पुनीत है ना जिसके बारे में आप हमेशा बात करती थी और प्यार भी करने लगी थी? ये क्या कह रही हो? मेरी फूल जैसी बेटी काले कौवे से प्यार करेगी? मम्मी, काला या गोरा देखकर प्यार नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। वैसे भी रंग तो भगवान ने सिर्फ दो ही बनाए हैं ना, काला और गोरा, और हम दोनों भी तो एक जैसे हैं। भले ही पुनीत का रंग काला हो, लेकिन दिल तो साफ है ना। हाँ आंटी, मोनिका और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भले ही मेरा रंग काला है, लेकिन मैं आपकी मोनिका को हमेशा खुश रखूंगा। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अरे तू भी कहाँ काले गोरे के चक्कर में पड़ रही है, जब बच्चे पहले से
वैसे ही एक दूसरे को जानते हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था। काले गोरे के रंग में फंसकर मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। आंटी, आप माफी मत मांगो, आप मेरी माँ जैसी हैं। उसके बाद सबके समझाने पर रागिनी मान जाती है और मोनिका और पुनीत और उधर आलोक और नैन्सी की शादी होती है। दोनों जुड़वा बहनें जो बचपन से साथ रहती थी वो अब एक साथ एक ससुराल में जाती है, जहाँ मोनिका को काले रंग का पति यानी पुनीत मिलता है और नैन्सी का पति आलोक बहुत ही गोरा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। ओह, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से कैब भी बुक नहीं हो रही। शुक्र है भगवान का, कैब तो बुक हुई। बारिश तो और बढ़ती ही जा रही है, बस अब ये कैंसिल ना हो जाए। ये है नेहा, जो कि एक कंपनी में काम करती है और किसी प्रोजेक्ट की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो गई। रात में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस वजह से नेहा को ना ही कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई कैब। सारे ड्राइवर कैब कैंसिल कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसे एक कैब मिलती है, वो भी शेयरिंग कैब होती है और नेहा जल्दी से उस कैब में बैठ जाती है। कैब में पहले से एक सवारी बैठी थी जो था एक छोटी हाइट का लड़का। कैब में ना तो नेहा बोली और ना ही वो लड़का और कुछ ही देर में नेहा का घर आ जाता है। नेहा कैब से उतरते ही जल्दी से घर जाती है। नेहा बेटा, आज तुमने ऑफिस से आने में बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी तुम? मुझे बहुत चिंता हो रही थी, ऊपर से मौसम खराब हो रहा था। अरे मम्मी, ऑफिस में आज बहुत काम था इसीलिए देर हो गई और फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी, कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर आप बताओ मैं क्या करती? बड़ी मुश्किल से कैब मिली और मैं घर पहुँची। मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। अगले दिन नेहा जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो वो बहुत परेशान थी। तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटा? वो मम्मी, मेरे डॉक्यूमेंट की फाइल नहीं मिल रही, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मेरी मीटिंग है, फाइल नहीं मिल रही। आप देखो ना कहाँ गई है वो। अरे वो फाइल तो तुम कल ऑफिस लेकर गई थी ना, हो सकता है वहीं छूट गई हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऑफिस जाकर ढूंढती हूँ। नेहा ऑफिस जाती है और फाइल ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर भी फाइल नहीं मिलती। कुछ ही देर में नेहा की मीटिंग शुरू हो जाती है जिसमें उस फाइल की जरूरत थी। अचानक वो लड़का नेहा के ऑफिस आ जाता है जो रात को कैब में बैठा था और वो नेहा से मिलता है। जी नमस्ते, मेरा नाम वंश है। रात में आप मेरे साथ शेयर कैब में बैठे थे और आप अपनी फाइल कैब में ही भूल गई थी और मेरे पास आपके घर का तो नंबर था ही नहीं, लेकिन ऑफिस का एड्रेस फाइल में ही था, तो इसीलिए मैं इधर आ गया। ये लीजिए आपकी फाइल। हाँ हाँ, मुझे याद है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फाइल को इतना संभाल के रखा। तभी ऑफिस का स्टाफ वंश की हाइट देखकर हंसने लगता है। अबे यार, ये तो बोना है, कितनी छोटी हाइट है इसकी। हाँ देखो तो, पर नेहा से मिलने क्यों आया है? ये नेहा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? सब हंस रहे थे और नेहा और वंश सबकी बातें सुन रहे थे। अब वंश चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद नेहा को पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। अरे बहन जी, आप यकीन तो करो, लड़का बहुत अच्छा है और मेहनती है। आपकी बेटी उस घर में राज करेगी और खुश रहेगी। अरे सावित्री जी, लड़के की हाइट बहुत छोटी है, हमारे नेहा के मुकाबले तो उसकी हाइट बहुत कम है। अरे सब बहुत बातें बनाएंगे, आप ये रिश्ता छोड़ो, कोई और रिश्ता देखो। अच्छा ठीक है। आंटी जी, आपने लड़के का क्या नाम बताया? लड़के का नाम वंश है। ये रहा फोटो, एक बार तुम भी देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। जैसे ही नेहा उस लड़के की फोटो देखती है तो वो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो उसके साथ कैब में बैठा था और उसके ऑफिस फाइल वापस करने भी आया था। इस बारे में वो अपनी माँ को बताती है और उसे समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है और वो उसी से शादी करना चाहती है। नेहा के बहुत समझाने पर उसकी माँ शादी के लिए मान जाती है और जब वंश नेहा से मिलता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो वही लड़की है जिसने उससे शादी के लिए हाँ बोला है। तुम तो जानती ही हो कि मेरी हाइट कम है, मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? वो तो मेरी मम्मी है जो बार बार मेरा रिश्ता भेजती रहती है। मुझे भी पता है कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए आसानी से हाँ नहीं कहेगी। नेहा, तुम्हें तो मुझसे काफी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी भी टाइम है, तुम शादी के लिए मना कर दो। वंश, मैं आपका नेचर देखकर आपको पसंद कर चुकी हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है नेहा, तुम जैसी लड़के का लाइफ पार्टनर बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, तो बस मुझे आपसे ही शादी करनी है, ये मैंने सोच लिया। कुछ ही दिनों में नेहा और वंश की शादी हो जाती है। शादी में सभी नेहा और वंश की जोड़ी को देखकर बहुत बातें बना रहे थे, लेकिन उससे नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे सुनीता बहन जी, आपको अपनी नेहा के लिए इतनी छोटी हाइट का लड़का ही मिला क्या? आपकी नेहा तो देखने में सुंदर है, लंबी है, चौड़ी है, उसके जैसी हाइट का लड़का ढूंढते, ये कैसा छोटी हाइट का लड़का ढूंढ दिया? तभी एक बच्चा आकर सुनीता से बोलता है, आंटी जी, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं।
मैं अभी आती हूँ, मुझे बुला रहे हैं, आप लोग कुछ लीजिए। नेहा के जब ऑफिस के फ्रेंड आते हैं तो वो भी उनकी जोड़ी देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे नेहा, ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हारी फाइल देने ऑफिस आया था। तुमने भी क्या पसंद किया इतनी छोटी हाइट की लड़की को? कम से कम अपनी बराबर की हाइट का लड़का तो चुनती। स्वीटी प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो। तुम लोग शादी में आए हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी कोई भी बात करो, और मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, तो तुम हमारे रिश्ते को खराब मत करो। तुम सब खाना खाकर जाना। नेहा ने सबको चुप करवा दिया। नेहा की शादी हो गई। उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और शादी के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर वो वंश के साथ घर में आ गई। मुंह दिखाई की रस्म के बाद नेहा की सास उसके कमरे में आकर बोलती है, नेहा बहू, तुमने पैकिंग नहीं की क्या? पैकिंग में जूली तुम्हारी मदद कर देगी। सूट तो वहाँ कोई पहनता नहीं है, तो भारी साड़ियाँ ही रख लेना। तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, सब तुम्हें देखेंगे। जूली चल, तू भाभी की मदद कर दे। अगले 2 घंटे में निकलना है हमें, वरना तेरे बाबूजी शाम को शोर मचाने लग जाएंगे और घर को सर पे उठा देंगे। जूली तू तो जानती ही है कि उनके मित्र के यहाँ कुछ भी होता है तो तुम्हारे बाबूजी समय से पहले पहुँचना पसंद करते हैं, और हम में से किसी ने भी ज्यादा देर कर दी तो तेरे बाबूजी पूरा घर सर पर उठा लेंगे। माँ तुम जाओ, मैं भाभी की मदद करती हूँ। और वो वंश भैया कहाँ है? सुबह से भाभी अकेली बैठी है, अभी तक उनसे मिलने भी नहीं आए। अरे तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे भैया को हलवाई की दुकान पर देसी घी की मिठाई लेने भेज चुके हैं, तो सुबह से वही बनवा रहा है। कल ही नेहा अपने ससुराल आई और आज उसके ससुराल वाले उसे किसी और की शादी में लेकर जा रहे थे, जिस वजह से नेहा वंश को जानती तो थी, लेकिन शादी के बाद से अभी तक वो वंश से मिली तक नहीं थी। वो सब ट्रेन से गांव जा रहे थे। कुछ ही घंटे में ट्रेन ने गांव में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। गांव पहुंचते ही सबने नेहा को घेर लिया, क्योंकि नेहा एक नई नवेली दुल्हन जो थी। हम सब औरतें एक साथ सो जाएंगी। नेहा बहू तुम जूली के बिस्तर पर सो जाना। अरे ये बिजली कैसे कड़कने लगी, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। ठीक है मम्मी जी। रात हो चुकी थी और बारिश भी होने लगती है। सभी मेहमान सो गए थे, लेकिन नेहा और वंश की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो दोनों अपने मोबाइल से मैसेज पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनके लिए ये शादी की पहली रात थी, यानी सुहाग रात थी। दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी वंश ने मैसेज में लिखा, यहाँ तो सब सो चुके हैं, अगर वहाँ भी सब सो चुके हैं तो कुछ देर के लिए बाहर आंगन में आओ ना। ठीक है मैं आती हूँ। नेहा किसी तरह बाहर आती है, जहाँ पहले से ही वंश खड़ा था। बहुत बारिश हो रही है, हम दोनों भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, वो सामने झोपड़ी में चलते हैं, वहाँ घास फूस की छत है, वहाँ बारिश से बच जाएंगे। उसके बाद वंश नेहा का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी में ले जाता है। नेहा को डर तो लग रहा था, लेकिन उसे वंश का साथ पाकर बहुत खुशी हो रही थी। झोपड़ी में पहुँचने के बाद वंश उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। इतने में ही नेहा चिल्ला पड़ती है, चूहा चूहा, देखो चूहा। अरे चूहा तो भाग गया, पर लेकिन एक फायदा हो गया, तुम मेरे करीब आ गई। ये सुनकर नेहा शर्मा जाती है और फिर अचानक से बिजली की कड़कड़ाहट से नेहा डर जाती है और वंश फिर से उससे लिपट जाता है। वो पल खुशनुमा बन जाता है और बारिश में नेहा और वंश की सुहाग रात एक यादगार रात बन जाती है। आपको इस कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और इसी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 लिखकर।